नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित खरे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भोपाल पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और महत्वपूर्ण पद पर भोपाल में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह चौहान साहब की, जो वर्तमान में एडिशनल डीसीपी क्राइम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके प्रोफेशन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम शख्सियत है और हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी किस तरीके से होती है, जब पढ़ाई शुरू होती है उससे लेकर और जब प्रोफेशन चुनते हैं, पुलिस के अधिकारी बनते हैं और वक्त जो परिवार को कम दे पाते हैं उसको लेकर तमाम तरीके की बातचीत उनसे करेंगे। सर, पहला सवाल, पढ़ाई जब आपने शुरू की तो कहाँ आपको लगा कि पुलिस अधिकारी बनना है? देखिए, पढ़ते समय मुझे नहीं लगता है कहीं मेरे मन मस्तिष्क में ये था कि मुझे सिर्फ पुलिस में जाना है। हाँ, ये बात सही है कि पुलिस का एक सोशल रिकग्निशन में जिस पृष्ठभूमि हुई या भारतीय पृष्ठभूमि में पुलिस का रिकग्निशन हर तरीके से होता है। एक सोशल सामाजिक मान्यता है। आप कहीं भी पिक्चर्स देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, शादी ब्याह में भी पुलिस आती है, किसी कार्यक्रम में अपन देखते हैं, धार्मिक कार्यक्रम हो, व्यक्तिगत कार्यक्रम में पुलिस आती है। तो एक पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व होता है हर जगह। पुलिस का मैं नहीं मानता कि सिर्फ कानून व्यवस्था, ये अपराध के अलावा भी पुलिस की ड्यूटी जो 50 जगह होती है। तो एक मेरे लिए अट्रैक्शन का विषय, मेरे लिए आकर्षण का और मेरे लिए गर्व का विषय अवश्य होता था, पर मैंने तय नहीं किया था कि मैं पुलिस में जाऊँगा। ये पुलिस में आना मेरा एक संयोग कह लीजिए, और संयोग से ही पुलिस में आया हूँ। कब तैयारी आपने शुरू की और किस तरीके से तैयारी की? फिजिकल भी किया होगा आपने, तैयारी भी की होगी, तो किस तरीके से वो कहते हैं ना किक, वो किक कहाँ पे मिली सर? देखिए, एक्चुअली मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बेरोजगारी एक दिन भी देखने का अवसर मिला। मैं जिस साल मेरा ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, उसी साल मैंने प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ और मेरे प्रथम प्रयास में ही मैं जॉब में आ गया। ये बात अलग है, ये मेरा दूसरा जॉब था, ये दूसरे प्रयास में इस जॉब में आ गया, परंतु मैंने नहीं ज़्यादा मैंने बेरोजगारी का सामना नहीं किया या मैं कहीं तरह मुझे बहुत अवसर सोचने का नहीं मिला। जी। तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ। अच्छा, पुलिस अधिकारी आप बन गए, तमाम बड़े पदों पर आप रहे, क्राइम को लेकर भी आपने बहुत काम किया। तो आप कई ऐसे मर्डर के केस हैं, ब्लाइंड केस थे जो आपने सुलझाए हैं। तो आपके करियर में तकरीबन 100 ऐसे ब्लाइंड केसेस हैं मर्डर के जो आपने सुलझाए हैं। तो उसको सुलझाते वक्त आपको किस तरीके का दिमाग में मूवमेंट चलता था कि आगे की कड़ी किस तरीके से समझ में आती थी, या जो कड़ियाँ आपस में जोड़ी जाती हैं उसके बाद फिर क्राइम का जब गुनहगार सामने आता है तो वो किस तरीके की प्रोसेस आपने अपनाई कि 100 ब्लाइंड मर्डर केस आपने सॉल्व किए? देखिए, एक्चुअली आपका जो पुलिस अधिकारी के जो कार्य प्रणाली और उसकी सोच में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जहाँ ट्रेनिंग होती है, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो किस तरह चीज़ों का ऑब्जर्वेशन, किस तरह का स्पॉट पर जाके क्या उस तरह का उसका बिहेवियर और क्या उसका वहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा जो प्रोबेशन है बहुत ही रिमोट एरिया में हुआ और वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बारीकी से मेरे जो अधिकारी सीनियर उनसे सीखा कि आप अगर बड़ी घटना हुई है तो आप उसका प्रतीक्षा ना करें, आप घटना पे पहुँचे और घटना पे सभी पहलुओं पे उसको ऑब्जर्व करें। अपना कमेंट देने, अपना राय देने या निर्णय निकालने की जगह जब तक कि चीज़ें पूरी सामने ना आ जाए, अपना निर्णय, अपनी राय ना दें, बल्कि लोगों की राय लें। जब आपके, क्योंकि जब आप लोग रहेंगे तो उनकी राय ले सकते हो। एक बार घटनास्थल डिस्टर्ब हुआ, एक बार स्पॉट डिस्टर्ब हुआ, एक बार लोग गए, उनको सोचने का मौका मिला, उनको बात बदलने का मौका मिला, तब बड़ा मुश्किल काम होता है। और सबसे बड़ा पहलू जब होता है जब बहुत करीबी में शंका की सुई हत्या में जब जाती है, तो बहुत ऐसे मौके हैं जहाँ पर पत्नी ने पति की हत्या की हो या फिर उल्टा हुआ हो, पत्नी की हत्या पति ने कर दी हो, बेटे ने करी हो, भाई ने करी हो। जब करीबी रिश्तों में कत्ल होता है, जब हत्या होती, तो बहुत ही मामला हो, एक तरह वो परिवार पीड़ित भी होता है, दुखी परिवार होता है, संवेदनाएं पूरे की साथ होती। मुझे याद है कि एक डॉक्टर का मर्डर हुआ था बैरसिया में, वहाँ पे परिवार का भतीजा निकला। एक हमारा मनीष तख्तानी का यहाँ मर्डर हुआ, पत्नी उसकी आरोपी निकली, जो भोपाल का बड़ा फेमस मर्डर था, इसमें आग लगाई थी, गोली मारी गई थी। एक ऐसी मर्डर हुआ जहाँ पे बैरसिया क्षेत्र में 2 डबल मर्डर हुए, 3 डबल मर्डर हुए यहाँ मिला के। मुझे लगता है 6 महीने में 3 डबल मर्डर फेस करने पड़े। यहाँ पे जो व्यापारी थे, अपना अग्रवाल दंपत्ति चौक में, इनके नाती ने खुद उनका मर्डर किया और करीब मुझे लगता है 100 दिन के बाद वो खुला। तो ऐसे करीबी मर्डर्स में बहुत धैर्य की, बहुत निरंतर प्रयास की, और ये आपका नहीं होता, ये पूरे स्टाफ जो मौके पे सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, तो विवेचक होता है,
जो वहाँ का थाना प्रभारी होता है और आपके सीनियर्स जो आप पर विश्वास करते हैं। आप मानिए कि आपके सीनियर्स जितना आप पर भरोसा करेंगे, जितना आपको समय देंगे, जितना अब चूँकि हम उस भूमिका में आ गए हैं तो उतना ही उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी से स्पॉट को देखता है वो ज़्यादा तय करने की भूमिका में होता है कि इसका असली कातिल, असली गुनहगार कौन है। ठीक। राजधानी में आप बैठे हैं, क्राइम जैसी अहम जिम्मेदारी आपके पास है। कई तरीके के क्राइम राजधानी में होते हैं, मर्डर हो गया, चोरी हो गई, तमाम तरह के क्राइम होते हैं। तो उन क्राइम को आप कैसे रोकते हैं? जैसे मान लीजिए एक वाहन चोरी है, तो वाहन चोरी एक बड़ी संख्या में राजधानी में होती है, तो उनको रोकने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? किस तरीके से? आप तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को भी जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। तो किस तरीके से आप उनको सुझाव देंगे कि क्या बेहतर करें कि गाड़ी चोरियां ना हो? आप तो अपना पुलिस तो अपनी कोशिश कर ही रही है। देखिए, आप और मैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भोपाल राजधानी में हैं। अगर आपने तो पूरी दुनिया के कई शहर घूमे होंगे और कई प्रदेश के बाहर का भी अपराध का पैटर्न मालूम, कैपिटल में कितना क्राइम होता है, कितना गंभीर तरह का क्राइम होता है। यहाँ पे शायद कभी कभार ही फायरिंग इंसिडेंट होता है, गोली चलने की खबर होती है, हत्या की भी खबरें कम मामूली, तो उनके कारण भी लगभग अलग होते हैं। गैंग बार में मारपीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कोई अगर बंदूक या पिस्टल लहरा दे, मोटरसाइकिल चला दे, या यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध और क्या होता है कि मोटरसाइकिल पे रैश ड्राइविंग कर दी, या कुछ तलवार से केक काट दिया, या गाड़ी पे कार पे खड़े होके चला लिया। तो ये सब हम खुशकिस्मत है कि बहुत गंभीर क्राइम नहीं है। हाँ, कुछ उपद्रव या शरारतें जरूर इस तरह की होती हैं, बाकी अपराध भी होते हैं। परंतु अब अपराध का ट्रेंड चेंज हुआ है, एक साइबर पे ट्रेंड चेंज हुआ है, और दूसरा अब लोगों के घर में कैश नहीं होने के कारण लोग कैश कैरी नहीं करते, तो उसके कारण चोरी, लूट या उनके कारण हत्या नहीं होती, जो बहुत गंभीर अपराध था। अब चोरियां होती, चोरियां भी छुपे से होती, यानी जो वो भी मोटरसाइकिल चोरियां जो हम मानते हैं वो अधिक संख्या में होती है। अब बात ये आती है कि हम उनको कैसे लगाम लगाएं। देखिए, आप भी जानते हैं कि क्राइम का, साइबर का क्राइम जिस तरह बढ़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और वो उससे पीड़ित हो सकता है। तो हमारा काफ़ी समय, लगभग 80% समय इस सुनने में, इसको रोकने का प्रयास करने में और पकड़ने में जाता है। बाकी समय हम अपराधों को, जब जो संपत्ति में अपराधों को जो समय देते हैं, उसमें वाहन चोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक मध्यम वर्गीय ज़रूरतें, मध्यम वर्गीय आदमी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको रोकना बहुत आसान है। चोरी पकड़े जाने के बाद रिपोर्ट होना और उसके बाद पकड़ना, उसके लिए पीड़ित को भी बहुत अच्छी तरह न्याय नहीं मिल पाता, उसमें उसको मदद नहीं मिला। लेकिन अगर हम चोरी होने से रोकते हैं तो बड़ी मदद होती है। इसके लिए 2-3 तरीके से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा पुलिस प्रयास करती है। उसमें पहला ये होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो मार्केटिंग प्लेसेस होते हैं, जो मॉल्स होते हैं, वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ, CCTV कैमरे। आजकल बहुत अच्छे CCTV कैमरे गए। CCTV कैमरे ऐसे भी आ गए जो गाड़ी का नंबर भी कैप्चर करते हैं और ये बता सकते हैं गाड़ी कब निकली, कब आई। ऑटोमेटिकली डेटा जनरेट होता है। इसके अलावा पार्किंग, हम लोग चाहते हैं कि पार्किंग में लोग गाड़ी रखें। पार्किंग में रखी गाड़ी की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो पार्किंग के फीस वसूल करता है। इसके अलावा अगर आप नो पार्किंग में कई बार खड़ी करना मजबूरी हो तो कैमरे के सामने गाड़ी रखें, उसको ट्रैक करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा कोशिश करें गाड़ी बिना नंबर प्लेट की ना चलाएं। बिना नंबर की या बिना नंबर प्लेट की चलाने से दिक्कत होती है, गाड़ी को पकड़ा जाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए कई बार क्या होता है, कॉलोनीज या सोसाइटीज़ को गार्ड भी रख सकते हैं छोटे स्तर पर। इससे 2 फायदे होंगे। गार्ड रखने से व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ना सिर्फ वाहन चोरी बल्कि बाकी आफतें भी कम होती, जो कई बार लोग बेस बदल कर कुछ सामान खरीदने आते हैं, ठगी करने आते हैं, जालसाजी करने आते हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध छेड़छाड़ के होते हैं उनका पीछा करने वाला। एक सेफ एनवायरनमेंट होता है। गार्ड खड़ा होने से आपकी कॉलोनी का, आपकी सोसाइटी का पर्यावरण जो होता है वो बड़ा सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो सर, वाहन चोरी रोकना ही उसका मकसद नहीं, बल्कि और बड़ा दूसरा कैमरे का मनोवैज्ञानिक दबाव ये होता है कि आरोपी उसको सामने आने से बचता है या अपराध करता तो पकड़ में आता है, या आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो, जो कि आदमी से संभव नहीं है। तो गार्ड रखना, कैमरे लगाना, पार्किंग प्लेस में गाड़ी रखना, ये काफ़ी प्रयास है जिनसे हम इन अपराध को रोक सकते हैं। उसके बाद हम कई बार इन CCTV फुटेज की मदद से, आप जैसे सुनते रहते हैं, पकड़ते हैं और लोगों को सहूलियतें देते हैं। क्राइम बड़ा नाम होता है, आपकी जो कार्यप्रणाली है, जनता आपसे आके मिल लेती है, इजीली बात कर लेती है, लेकिन अमूमन पुलिस के प्रति ये धारणा होती है कि पुलिस के पास अगर आम आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं कतराता है। उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई
इजीली बात कर लेता है, मिल लेता है, आप इजी वे में उसको समझा देते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो बाकी जो पुलिस का तबका है वो इस दिशा में काम करे ताकि छोटे से छोटा क्राइम थाने तक पहुंचे, पुलिस तक पहुंचे और उसको जल्द सॉल्व किया जाए। उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने की आवश्यकता आपको लगती है क्या? देखिए, आप देखिए, जहाँ पे आप आम जनता के लिए काम करते हैं, मेरा एक पुलिस का प्रोफेशन ना के लिए, किसी भी प्रोफेशन को के लिए, जहाँ पे जनता के बहुत सारे लोग मिलते हैं, चाहे मीडिया लाइन हो, चाहे हेल्थ वाला हो, चाहे अन्य सेवाएं हो, जो जहाँ पर आप 100% लोगों के पास सेवाएं ना दे पाते हो, तो असंतुष्टि जाहिर है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स इतने लोगों को सेवाएं देना, इतने लोगों को समय देना है, आपको है नहीं। देखिए, पुलिस का जो आप कह रहे हैं ना, वो धारणा बहुत सारी चीज़ों से बनती है। धारणा सिर्फ आपका प्रैक्टिकल नहीं होती कि आपने उसको व्यवहार में अपना है। एक बच्चे से पुलिस के बारे में पूछ सकते हैं तो बच्चा पुलिस के बारे में बोल देगा, क्यों? पुलिस को उसने टीवी में देखा है, पुलिस ने उसको पिक्चर में देखा। अब हो सकता है वो दो अलग तरीके से देखा हो, उसने बहुत अच्छा भी देखा हो और बुरा भी देखा। देखो, फिल्में तो काल्पनिक होती हैं, इसमें इंसान को अच्छा भी दिखाते हैं, बुरा भी दिखाते हैं। और मुझे लगता है जो पिक्चर या सीरियल्स बनते हैं उसमें सेवा, शासकीय सेवा में पुलिस एक ऐसी सेवा है जिसको बहुतायत रूप में दिखाया जाता है। अगर आप याद करो, मैं आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति को लाऊं कि आप याद करें कि हर एक एक्टर चाहता है कि वो एक बार पुलिस का रोल करे, हर एक्ट्रेस भी चाहती है पुलिस का रोल करे। देखिए, एक तो ये इसलिए होगा कि पुलिस एक कैरेक्टर होता है, पुलिस एक चरित्र होता है। जैसे पिता के चरित्र में भूमिका में आता आदमी, प्रेमी की भूमिका में आता, तो पुलिस की भूमिका में भी बना चाहता है। पर आप बाकी सेवाओं को नहीं सकता कि वो उस सेवा में आपका बड़ी, वो बहुत प्रभावशाली, पर उस सेवा में वो उसकी पुलिस में, या कहना चाहिए उसका कहीं उसमें रोल नहीं है। दूसरा, सीरियल्स में भी ये होता है। फिर प्रेमी प्रेमिका और उनके माँ बाप के बीच जो मतभेद होते हैं, उसमें झगड़े होते हैं, तो फिर पुलिस आती है। अब पुलिस में दोनों तरह की होती है। अभी पुलिस, अब ये जब मैं कई बार जाता हूँ धारणा की बात, धारणा को बदलने की ज़रूरत है। बदलते हम कैसे? जब मैं लोगों से मिलने जाता हूँ, सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ, या कि कॉलेज के कार्यक्रम में जाता हूँ, स्कूल के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मैं लोगों को ये पूछता हूँ पुलिस में लोग आते कहाँ से हैं? कहीं विदेश से इम्पोर्ट नहीं होते, कहीं अलग से परीक्षाएँ नहीं होती, वही एक सामान्य परीक्षा होती है। हम आपके बीच में पढ़े लिखे होते हैं, हमारे बीच में रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि, तो इसका मतलब है कि हम ही आते हैं और हम ही इमेज बनाते हैं, और इमेज वो लोग कम बनाते हैं जिन्होंने पुलिस से इनका वास्ता पढ़ा हो, तारुफ हुआ है, जिनका पुलिस से ताल्लुक़ हुआ हो, पुलिस से जिनसे मिले हों, पुलिस से काम पढ़ा हो। वो नहीं है उनकी धारणा। तो आप आए, आप निर्भीक रूप से मुझे फ़ोन लगा लेते हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ बाकी सब सेवाओं से पुलिस ज़्यादा उपलब्धता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। इसलिए डर सिर्फ आपकी धारणा है, डर सच्चाई नहीं है। तो आपको इसको मन से निकालना पड़ेगा। और आप जितने पुलिस वालों से मिलते होंगे, वो पुलिस पिक्चर से, जो पिक्चराइजेशन होता है, दिमाग में हमारी इमेज होती है, उससे बहुत अलग होती है। तो ये धारणा है, और धारणाएं अधिकांश गलत होती हैं। आपने फिल्मों की बात की, फिल्मों में लगातार पुलिस को लेकर बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जो ब्लॉकबस्टर भी साबित हो रही हैं। कोई ऐसी फिल्म आपको लगती है पुलिस पर जो आधारित है, जिसको देखकर आपको एनर्जी आ जाती है जब आप उसको देखते हो? देखिए, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। पिक्चर में जो अतिरंजितता वो पुलिस के रोल को कई बार दिक्कत करती है। चाहे वो सिंघम का हो, सिंघम का ये है कि सिंघम ना तो गवाही चाहते, ना बयान चाहते, ना कोई पंचनामा बनाता, ना स्पॉट विजिट होता, ना गवाही होती, वो सीधा फैसला देते हैं। लोगों को बहुत पसंद आता है फाइनल। लेकिन आपको ये मालूम है कि ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है सबूत पेश करना, ना कि फैसला सुनाना। पुलिस का काम नहीं है। तो वो कई बार आता है। कई बार क्या होता है कि पुलिस को ये दिखाया जाता है कि पूरा घटनाक्रम खत्म हो गया और सब जो विलेनों ने जो करना था कर दिया, हीरो ने जो करना था कर दिया, उसके बाद पुलिस पहुंच रही है। ये तो वो डायरेक्टर पहुंचाता है। ठीक बात भाई, पुलिस थोड़ा ना व्यवहार में या पुलिस लेट पहुंचती है, पुलिस टाइम पे पहुंचती है। देखिए, और एक और चीज़ है, कई बार ये कहते हैं कि साहब वो पुलिस घटना के बाद पहुंचती है। तो मुझे बताइए, किसी घटना स्थल पर पुलिस पहले से खड़ी हो और आप पूछो साहब क्यों खड़े, सब लूट होने वाली है, आपको कैसा लगेगा? या मर्डर होने वाला है, प्लान लगेगा, तो प्लान तो भाई घटना के बाद ही तो रिस्पॉन्ड करेगा। आप एप्लीकेशन दोगे तभी तो आपका लोन सैंक्शन होगा। पहले आपके मन में लोन लेना है, इसलिए बैंक वाला खड़ा हो जाए कि भाई ऐसा तो नहीं है, या डॉक्टर अपने आप खड़ा हो जाएगा, बीमार होने वाले हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, जांच रिपोर्ट लेगा। कई चीज़ों के लिए तयशुदा प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, और उस प्रक्रिया के तहत है। इसलिए जो है वो उसको आप धारणा बदलनी पड़ेगी। दूसरा, पुलिस को जो सोशल, पुलिस का जो रिकग्निशन है, पुलिस का सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में कई बार फिल्में ने बड़ा भूमिका निभाई। हर बार फिल्में गलत नहीं होती हैं, कुछ भाग अच्छा होता है और कुछ भाग काल्पनिक है, अतिरंजित होता है, जो
लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा देता है। ठीक। तो इस मामले में कई बार दिक्कत होती है। व्यक्तिगत जिंदगी पर आपके लौटते हैं, परिवार को समय अधिकार जो अधिकतर जो है पुलिसकर्मी कम दे पाते हैं, पुलिस अधिकारी कम दे पाते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता की। आप परिवार को कैसे मैनेज करते हैं, परिवार को और अपने जॉब को? देखिए, मेरा मानना है कि मैं नौकरी से पहले परिवार में ही था और रिटायरमेंट के बाद भी परिवार में रहूँगा। अगर ये मेरा सोच है तो मुझे प्रतिदिन उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने समय कोशिश करें तो सब बचा सकते हैं। देखिए, छोटी इनकम वाला आदमी भी अपनी बचत कर लेता है और बड़ा व्यवसायी भी बचत कर लेता है। तो समय भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप बचा नहीं सके। मैनेजमेंट बेसिकली। हाँ, एक्चुअली आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कि समय निकालना है, आपके मन में होना चाहिए। आपकी बाकी आदतें ना हो तो ये समय बच जाता है। अब दूसरा समय कैसे बचता है भाई, जब आपको ड्यूटी लगी है, ड्यूटी जब पर वो समय आप नहीं काट सकते, आपको पहले उठना पड़ेगा। ठीक बात है। आपको लगता है कि आपको जो ड्यूटी है उससे पहले आप समय दे सकते हैं और उसके बाद खत्म होने के बाद समय दे सकते हैं। अगर उसका समय आपका कहीं और जा रहा है तो फिर आपका मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा। क्योंकि जो ड्यूटी है, अगर आप ड्यूटी पे संतुष्टि प्रदान नहीं करते, ड्यूटी पे आपका काम पूर्ण नहीं करते, तो वो आपको तनाव देगा। वो तनाव के कारण आप घर पहुंच भी गए तो आप मेंटली एब्सेंट है, परिवार को क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आपके मन में सोच होना चाहिए कि हमें समय देना है, और वो समय पुलिस से काट के नहीं, बल्कि पहले उठ के जल्दी सोकर बाकी एक्टिविटीज़ को कम करके हम समय पुलिस के लिए बचा सकते हैं। और यही, अगर आप देखिए, अगर आप ऑफिस में तनाव में होते हैं तो तनाव घर जाके दूर कर सकते हैं। अब घर भी तनाव महसूस करेंगे तो फिर आप ऑफिस में लोगों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार, या कहना चाहिए जो वर्क प्लेस में जो एनवायरनमेंट है वो नहीं दे पाएंगे। तो दोनों ही जगह का तनाव आप एक दूसरे पर ना डाल पाएँ, इसलिए परिवार बैलेंस करता है। खेल के प्रति क्या रुचि है? कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जैसे खेल हो गया, मूवी देखना, गाना गाना, इस तरह की कोई हॉबीज़ आप रखते हैं जिनको भी आपको समय देना अच्छा लगता है? देखिए, आप अपनी आजीविका चलाने के लिए एक पैशन के नाते आप नौकरी कर रहे हैं, एक सेवा भाव उसमें आने के बाद आपके मानवीयता, चूँकि सामाजिक इंसान है, सब आती है। परंतु आप ये भूलना चाहिए कि आप एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए कला के अंदर रुचि ज़रूरी है, खेल के, फिटनेस, पुलिस में फिटनेस का इतना बड़ा रोल है कि अगर आप फिट नहीं है तो पूरे फील्ड की नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको फील्ड की नौकरी फिट रहना है तो आपको खेल या व्यायाम करना आवश्यक है, क्योंकि जो दिन भर से आपकी ऊर्जा जाती है और एनर्जी नहीं मिल पाती, मतलब वो उससे थकान होती है। परंतु खेल और व्यायाम को एनर्जी देता है, और आपकी जो कहना चाहिए यूनिफॉर्म फोर्सेज में फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए या तो आप खेल करें या व्यायाम करें। अगर आप खेल हो सकता हो तो खेल करें। मैं भी खेलता हूँ, मैं भी बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन आपको आनंद देता है, आपको खुशी देता है, आपका तनाव को दूर करता है, और दूसरा जो पसीना बहता है उससे आपका शरीर ताज़ा महसूस करता है, कैलोरी का बर्न होता है, तो आपका जो फैट है, जो अनावश्यक, जो आपका शरीर का जो आकार है वो नहीं हुआ, आप स्वस्थ रहते हैं। क्राइम हो गया, एक अलग पार्ट हो गया सर। आपने जब भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं थी तब भी आपने काम किया, अब कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है तब भी आप काम कर रहे हैं। क्या कुछ कार्य पद्धति में आप परिवर्तन देखते हैं? देखिए, बहुत फ़र्क आया है। एक्चुअली हम अगर देखें तो जो कमिश्नरेट में जो हमारे जो एसीपी की कोर्ट्स बनी है, जो हमारे न्यायालय बने हैं, मुख्य रूप से वो काम हमारे बढ़ा है और उस काम पे बहुत काम हुआ है। आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे न्यूसेंस, छोटे छोटे झगड़े जिन पर बाउंड ओवर होना था, वो कार्रवाई बड़े बृहद स्तर पर हुई है, बड़े प्रभावी तरीके से हुई है। आप देखते थे पहले बाउंड ओवर कोई असर नहीं होता था, अब बाउंड ओवर में नहीं होने पर जेल जाता है, और उसके लिए उसके एवज को जमानत नहीं मिलती, तो पूरे 6 महीने बाउंड ओवर में जेल रहना पड़ता है। ये डर, इस चीज़ का प्रभाव ये लोग अपराधियों में, क्योंकि अपराधी सिर्फ पकड़े जाने से डरता है, अपराधी को जहाँ लगता है कि उसका पकड़ा नहीं जाएगा वो, तो ये काम बड़े बड़े स्तर पर हुआ। और आप पिछला आप 1.5 साल 2 साल उठाकर देखिए, आपको लगेगा कि आप फील करते हैं। आप भोपाल में कभी कितनी रात को निकल सकते हैं, आप देखेंगे कि जहाँ रोड सड़क पे पूरा परिवार घूम रहा है, 1-1:30 बजे VIP रोड पर परिवार घूम रहा है, लेक व्यू साइड पर, बल्कि लोगों को कहना पड़ता है कि आप घर जाइए, बहुत रेत रोड पर ये डर किसी को जाने में नहीं है कि नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे। बाकी अपराध तो इंसान की मानसिकता में रहता है, तो वो मानसिकता चूँकि उसके लिए बहुत बड़ा हमारा जो कहना चाहिए पूरा इकोसिस्टम,
पहला बच्चा जो रहता है माँ बाप के पास रहता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, और फिर उसके बाद कहीं अपराध करता है, वो हमारे पास आता है। तो जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, हम क्या होता है अपराध को चरित्र निर्माण से कभी नहीं जोड़ते। जो चीज़ें कई बार आपके अनुशासनहीनता, गलतियाँ, बदमाशी, शरारतें, वो कब अपराध में कन्वर्ट हो जाती हैं पता नहीं। जो बचपने में शरारतें बोली जाती हैं वो आज अपराध होता है। बचपने में जो बदमाशियाँ बोली जाती हैं वो आज अपराध में शामिल हो जाती हैं। तो वो जो हमारा चरित्र निर्माण है जो बचपन से लेके, और हमारे उसका बहुत असर हमारा टीवी का, बहुत हमारी फिल्मों का, बहुत हमारी सोशल मीडिया का। आज देखिए वो फिल्म बंद होने हो गई, नहीं पहले तो ये आता कि प्रेमी जोड़ा आत्महत्या करते थे, तो ये बहुत बड़ा असर डालती है। और आदमी को एक ही लगता है कि कॉलेज में उसको एक ही काम करना है। पहले कॉलेज आप देखते, कॉलेज की पिक्चर एक ही तरह की बनती थी, उसमें बस लड़के लड़के को प्रेमी के रूप में, पढ़ाई के रूप, पढ़ने लिखने वाले के रूप में दिखाई नहीं जाता। मतलब ये लगता था कॉलेज इसी के लिए बना, इसी के लिए बना, मानसिकता वैसी बन जाती है। तो ये शरारतें, ये बदमाशियाँ कब अपराध में बदल जाती हैं, तो वो चरित्र निर्माण और ये प्रक्रिया के बीच का जो अंतर है वो समस्या करता है। क्राइम को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं बच्चों को। जैसे अभी आप कॉलेज की बात कर रहे थे, तो क्या कॉलेज में क्राइम को लेकर लेक्चर आपकी तरफ से दिए जाते हैं, या उनको जागरूक करने के लिए लेक्चर दिए जाते हैं कि क्राइम कब शरारत से क्राइम में बदल जाता है और फिर उसके बाद वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, क्राइम की श्रेणी में आ जाता है? तो उनको कहीं ना कहीं एक सिस्टम समझाने के लिए कहीं लेक्चर की प्रक्रिया आपके द्वारा या विभाग के द्वारा की जाती हो? देखिए, अपराध और अपराधी कोई साइंस नहीं है, एक सामाजिक और मनोविज्ञान है। जो अपराध करेगा समाज में ही करेगा, या कुछ ऐसे जो जिनका मनोविज्ञान हम समझ नहीं पाते, कोई बाहर से नहीं आते। सब लोग अपराधी हमारे बीच में से आते हैं, हमारे परिवार से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से आते हैं। सब वक्त शहर चेंज हो जाता है, परंतु लोग वही होते हैं, जिनके पीड़ित होते हैं वो भी लोग वही होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा जो बालक जो काम करता है वो हमें ठीक लगता है, वो किसी गाड़ी तोड़ दे, कुछ कांच तोड़ दे, हमने इंक्रोचमेंट कर लिया, हमने डायरेक्ट बिजली जला ली, हमने किसी की लड़की के साथ कुछ रोक दिया, किसी गाड़ी रोक दी, हमने चक्का जाम कर दिया, लेकिन वही हमारे साथ तो बुरा लगता है। आप देखिए जब बारात सड़क पर चलती है तो पूरा फैल के चलती है, उनको लगता है ये मात्र सज्जन है, इनकी शादी हो रही, बाकी किसी शादी होती नहीं, ये बहुत अनोखा काम कर रहे हैं। तो वो एक आदमी, कुछ वॉलंटियर्स जाएंगे, वो ट्रैफिक रोकना शुरू कर देंगे, उन्हें ये भी नहीं लगेगा एम्बुलेंस में हो। लेकिन जब आप एम्बुलेंस में आप बैठे हो तब एम्बुलेंस में दूल्हे के पिताजी हो जाएं, ठीक बात, वो एम्बुलेंस में दूल्हे के पिताजी को अटैक हो जाए, तो वो कैसे बारात को भगाएंगे? बारात तो ऐसे भागेगी जैसे गधे के सर से सिंह। तो वो जब कई बार क्या होता है कि जब हम किस तरफ बैठे हैं, तो मैंने बोला ना कि ये सामाजिक विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। ठीक बात। अपराध हमारे संस्कारों को बड़ा लेन देना है, हमारे अनुशासन से बड़ा लेन देना है। आप देखते हैं शादी में हम कभी लाइन का फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते? हम बच्चे को भेजते हैं, तू 4 आइसक्रीम ले आ, बच्चा 4 आइसक्रीम जाके वो घुस के ले आता, हम उसको तारीफ करते हैं। आप बच्चे ने क्या सीख लिया कि मैं 4-5 के हिस्से का ले सकता हूं, तो वो एक बार आपको देगा, अगली बार नहीं देगा। सब बच्चे ऐसा करेंगे तो एक तरह से वहाँ पे अव्यवस्था बन जाएगी। तो ये हमारा छोटा पार्ट जोड़ के पार्ट, जो हम भले ही सीख कुछ भी दें, लेकिन बच्चे सीखते हमारे व्यवहार से। हम कितने ही धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ा दें, सुना दें, पर सीखेंगे वही कि माँ बाप भी सबसे बड़े हीरो होते हैं, सबसे बड़े लीडर होते हैं। तो आपने बात की, तो वो वहाँ पे जाके हमको करना होता है कि उनको ये बताना होता है, उनको सीख देनी होती है, डर देना होता है कि अपराध में जाने से आपको कितना नुकसान है और अपराधी बनने से आपको कितना नुकसान है। हम अब समझते हैं कि अब अगर आप गलती करोगे तो आप अपराधी बनोगे तो आपको बाकी चीज़ें, सोशल जो सामाजिक मान्यताएं आपके विपरीत हो जाएंगी, आपकी नौकरियां लगना मुश्किल हो जाएंगी, वो सब समझाना पड़ता है। अपराध होने से के बाद डिटेक्शन करने से अच्छा है अपराध रोको। इसके लिए बच्चों को समझाएं, वहाँ समझाएं, एक माइंडसेट डेवलप होता है। और अगर ये हमने भावनाएं सब में बना दी और हमारा जो बच्चा है जो कॉलेज में आके इस तरह आता है कि वो झगड़ा नहीं, कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल झगड़ा नहीं करते, बड़े सालिम पोजीशन हो, कई बड़े अग्रेसिव होते हैं। अगर हमने बच्चों के मन में भर दिया, हमने कॉलेज जाके, ये नहीं साइबर क्राइम के अवेयरनेस के लिए, कि हमने अगर उनको सिखा दिया कि आपको ये नहीं होने देना अपने ऊपर, ना विक्टिम बनना है, ना पीड़ित बनना है, ना एक्यूज बनना है, कई चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करनी है, कई चीज़ों को जाती नहीं करनी, तो दोनों चीज़ सिखानी है उनको, ना विक्टिम बनना है, ना मतलब पीड़ित बनना है, ना किसी को पीड़ा देनी। और जब ये हम सिखाएंगे, कॉलेजों में जाके सिखाएंगे और वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो शायद अपराध में कमी लाएगा, अपराध होने पे रोकेगा, अपराध की सूचना देगा। तो हमारा लक्ष्य यही है। तो इसलिए हम काफ़ी मात्रा में कॉलेजों को, स्कूलों को, संस्थाओं को
बाकी भी विभाग को शामिल करते हैं और उसके कार्यक्रमों में जाते हैं। खासतौर से इसमें सबसे बड़ी बात है कि खतरा अपराध नहीं है, जी, अब खतरा नशा हो गया है। हाँ जी, अगर कोई कहे कि मैं अपराध नहीं, नशा और नशे से जनित अपराध, चाहे वो पीड़ित होने के नाते और चाहे वो बदनाम होने का, तो हमको समाज में काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में ग्लैमराइज हो रहा है नशे को, नशा, जिस तरह आपके OTT प्लेटफॉर्म पे नशे को ग्लैमराइज किया जा रहा है, और इसकी बहुत पब्लिसिटी बहुत है। सोशल मीडिया का वो पार्ट, वो काला है भाग जो हम नहीं देख पाते ना। देखिए इंटरनेट का 90% पार्ट विजुअल नहीं है जी, 90% बात डार्क में है, जी, जी, और उस चीज़ में बच्चे अगर घुस गए तो उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल ठीक। इसके कारण बच्चे अवसाद में, जिसके कारण बच्चे बीमारियों में, जिसके कारण बच्चे पीड़ा और कई बार आत्महत्या तक के कोशिश करते हैं, उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम सिखाने के लिए हमको जाना पड़ता है, और एक मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से इसके मास लेवल पर अधिक लोग हम पहुंच सकते हैं। क्राइम की बात हुई, अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम से लोग आजकल बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि कई तरीके के फ्रॉड और अपराध उनके साथ होते हैं। हाल ही में कई बड़े नेताओं के साथ देखा गया कि मोबाइल पर कुछ कॉल आया, उठाया, तो वो सब चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम को अगर इजी भाषा में समझाना हो कि उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर आपने बहुत काम भी किया है, तो वो किस तरीके से संभव है? देखिए, अपन तकनीकी भाषा की बात ना करें, आम आदमी की भाषा में बात करें, तो हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। मुझे लगता है भारत की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा मोबाइल है। जी, और मोबाइल का जो सूचनाओं का, जो जानकारियों का, जो कहना चाहिए उपयोग का जो तरीका है, उसमें कोई भी बीच में नहीं आता। ना तो कोई नियंत्रण एजेंसी है, ना पुलिस है, ना कोई संस्था है। वो जो डेटा या जो जानकारी उससे आ रही है, या वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो सोशल मीडिया, जो फाइनेंशियल, वो उसके बीच में कोई नहीं, वो सीधा उसके नॉलेज पे, उसकी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बीच में कहीं वायर नहीं है, वायरलेस भी है। इसमें कहीं आने के लिए एक्सेस भी नहीं, कोई गेट से नहीं आता है। ये ब्लूटूथ है, दरवाजे बंद किया, आपका बच्चा अगर घर के अंदर बैठा हो कमरे के अंदर, तो भी कहीं जुड़ा हो सकता है, और क्या कर रहा है आपको नहीं पता। ठीक बात, आप सिंपल हो गए। दूसरा हमारा क्या हो गया है, माँ बाप का क्या हो गया कि माँ बाप ने मोबाइल को अपनी सहूलियत के लिए बच्चे को दिया। जैसे माँ बाप बच्चे का रोना बचाने के लिए उसको गेम खिलाना शुरू कर दिया मोबाइल पे। माएँ उसको फीडिंग कराने, खाना या मिल्क फीडिंग के लिए बोतल मुंह में रख दी, और बच्चे को टीवी चालू कर दी, और सिंचन देख रहा है, हंस रहा है, उसको यही नहीं मतलब दूध का टेस्ट क्या है। ठीक बात। वो सिंचन के बंद होने पे दूध पीना बंद करता, ना कि पेट भरने पे। तीसरा, अब आपने खेल के बच्चे को जगह नहीं छोड़ी, ना खेल बनाना चाहना, बच्चों के साथ खेलते हैं। माँ बाप को पसंद नहीं बच्चों के साथ खेलने की। जो मैं मेरे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कैरम, चेस या ताश, या मैं कोई लंगड़ी खेलता हूँ, बाकी शायद माँ बाप नहीं खेलते हूँ। तो हमने क्या करा, मोबाइल दे दिया। आप क्यों नहीं खेलते भाई उनके साथ? ठीक बात। चौथा, पहले बच्चे जो मोहल्ले में बैठ के चौराहे पे कुछ करते थे, उसकी जगह हो गया है मोबाइल खेलते। आउटडोर गेम्स कम ही हो गए। जो बुजुर्ग जहाँ बैठते थे चौक चौबारे पे, वो बंद हो गए, वहाँ बच्चे बैठ के मोबाइल खेलते हैं, या फिर कभी सिगरेट पीते हैं या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। अब तरीका एक, माँ बाप कैसे समझें, माँ बाप कैसे रोकें। देखिए, आप सीधा मना करके किसी को नहीं रोक सकते। आपको बताएगा नहीं बच्चा वो क्या कर रहा है। माँ, खासतौर से माँओं को बच्चों के साथ शामिल होना करना पड़ेगा। अरे बहुत बढ़िया, तू क्या करता है, तू इंस्टा पे, अरे बहुत बढ़िया, तू टेलीग्राम पे, बहुत बढ़िया, तू फेसबुक पे क्या कर रहा है, बढ़िया। पहले शामिल होना पड़ेगा सोशल मीडिया। पहले अगर आपको अपराध रोकना है तो मोहल्ले घूमने पड़ते हैं, समझना पड़ता, अपराधी से बात करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कैसे करते हो, ठीक बात, तब मालूम पड़ता अपराध की प्रक्रिया क्या। तो बच्चों के होकर पहले शामिल होना पड़ेगा आपको। एकदम नहीं रोक सकते कि एक तू ना मोबाइल छीन लिया रख दे, अब नहीं तू करेगा, आज से तेरा खाना पीना बंद, तेरा मोबाइल बंद, तेरा नहीं। पहले शामिल करता क्या है, किस लेवल तक जाता है, फिर उसको लगे कि हाँ कि वो माँ पिताजी मेरे कोई नहीं, तो वो देखा, स्क्रॉल किया, आपकी चैट हिस्ट्री देखिए, आप चैट हिस्ट्री देखिए क्या कर रहा है वो। आप मित्रवत व्यवहार करिए, और जब आपको मित्र समझेगा तब आपकी बात मानेगा। माँ बाप सही कह रहे हैं, आपकी उम्र नहीं है सब देखने की, ये करने। अब आपकी उम्र है 15 साल, आप इंस्टा पे भी हो, फेसबुक पे भी हो, व्हाट्सएप पे भी हो, टेलीग्राम पे भी हो, टिंडर पे जाए ना जाने के, आपकी जरूरत है क्या? आपको सुनता कौन है, आपको देखता कौन है, आपको पूछता कौन है, आपको जानता कौन है, जानता मानता कौन है। ये जब आप समझाओगे तब समझेंगे, आपका मित्रवत व्यवहार होगा। दूसरा, बच्चों को आप फिजिकली व्यस्त रखिए, बच्चों को फिजिकल गेम खेलिए, उनसे बात करिए, तब ये लत दूर होगी। और ये
आपने बात बोली डरने की नहीं, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फ्री का इस्तेमाल करोगे, कोई भी बेमतलब का सोशल मीडिया, वो आपका डेटा लेगा जी, और डेटा से आपका पूरा फाइनेंशियल अकाउंट खाली हो जाएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मान सम्मान और जीवन को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए बेहतर है कि पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स ही देखिए, स्कूल तो 6 घंटे बच्चे जाता है, 18 घंटे माँ बाप के साथ रहता है, तो स्कूल पर जिम्मेदारी लिमिटेड है। माँ बाप जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, साइबर अपराध नहीं रुकेंगे और बाद में बच्चों का जो भविष्य बनेगा उसको माँ बाप भी ठीक नहीं कर पाएंगे। साइबर की बात हुई, अब बात करते हैं नशे की। नशे पर भी आपने बहुत काम किया है। गांजा, चरस, इस तरीके के जो नशे होते हैं उनको बड़ी मात्रा में आपने जब्त किया है। तो जब इस तरीके की सूखे नशे की लत किसी को लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होती है, क्योंकि एक तो समाज के लिए भी होती है और जब समाज के लिए घातक होती है तो वो क्राइम में तब्दील हो जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो नशा होता है व्यक्ति के मनोविज्ञान को बदलता है, मानसिक चेतना को बंद कर देता है, चाहे वो उसको मॉडरेट करे चाहे उसको बढ़ाए, अग्रेशन के लिए जाए या चाहे डिप्रेशन के लिए। तो हर एक नशा सीधा मस्तिष्क पर असर डालता है, सीधा ब्लड पर असर डालता है। या तो वो आपको उत्तेजना देता है या आपको मॉडरेट करता है। तो आपकी मानसिकता बदलता है, जो आपकी मानसिकता नहीं है। यानी आप शांत मानसिकता आते हो तो आपको अग्रेशन में ला देगा, और आप कहीं कुछ काम करने की मानसिकता तो आपको ठंडा सुस्त बना देगा। अपराध, नशा जो है करना अपराध नहीं, अपराधी खुद भी विक्टिम होता है, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में हो गया तो वो खुद भी पीड़ित है, तो उसको बहुत बड़ी काउंसलिंग की आवश्यकता है। दूसरा कि वो दूसरे को पीड़ा दे सकता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया, डार्क वेब के माध्यम से हो गया, बल्कि आजकल तो पोस्टल के माध्यम से हो गया। तो माँ बाप और स्कूल हॉस्टल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बारे में जानकारियाँ शेयर करें। आप सिर्फ देख के ना रह जाएं, यार अपने बच्चे थोड़े ना है, आपके बच्चे तक कब पहुंच जाएगा अगर वो शहर में और मोहल्ले में आ गया तो आपके बच्चे तक आएगा। तो आप इसलिए चुप न रह जाएं कि वो तो दूसरे का बच्चा है, हमें क्या करना है। आप उसकी खबर पहुंचाएं। ये कंज्यूमर आइटम बहुत छोटी मात्रा में होता है, जब तक बड़ी मात्रा में न मिले पुलिस की कार्रवाई बहुत मुश्किल होती है। पुलिस पहुंची तब तक आदमी कंज्यूम कर लेता है। दूसरा, इस व्यक्ति जो आरोपी होता है उसको पकड़ना, पूछताछ करना, उसके लिए कोर्ट भी शक्ति नहीं दिखा पाता। हम लोग रिमांड वारंट वो नहीं ले पाते, रख नहीं पाते उसको, क्योंकि उसको नीड होती नशे की, अदरवाइज उसको कोलैप्स कर जाए। तो इसको पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता है। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी कि अपने बच्चे के इस बारे में जानकारी रखें, पता करें, व्यवहार पे पता करें कि व्यवहार में कितना चेंज है, दोस्तों यारियों की संगत का पता करें। और ये जो नशा करता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं सर्चिंग में उसकी हिस्ट्री में पक्का मिलेगा कि ये है, खर्चे बढ़ेंगे उसके, उसकी सोबत संगत देखें, उसकी सोसाइटी देखें उसका, तो उससे माँ बाप की बड़ी भूमिका है। पुलिस तो बड़ी मात्रा में अपराध पकड़ा, जैसे हम लोगों ने 300 किलो करीब गांजा पकड़ा है, 20 किलोग्राम जो करोड़ों की मात्रा में चरस पकड़ी है, एमडी पकड़ा है। एमडी हम लोगों ने उससे भी आ रही है, डाक से, बाई पोस्ट से भी आ रही है, वो भी पकड़ी। अब कैसे रोक पाओगे? बहुत मुश्किल। लेकिन माँ बाप जो 18 घंटे बच्चे जिनके संपर्क में रहते हैं वही इसको रोक पाएंगे। मेरी जनता से अपील भी ये है कि ये जो नशा है ये एक बार का अपराध नहीं है, बल्कि ये उसकी आदत बन जाएगी, उसकी प्रकृति बन जाएगी और आपके बच्चे का जीवन और उसका भविष्य बर्बाद कर देगी, तो देश का भविष्य बर्बाद कर देगी। इसलिए नशे से सबको लड़ना, सबको रोकना, और आप रोक नहीं पाते तो सूचना देना बहुत ज़रूरी है। नार्को हेल्पलाइन बनी हुई इसके लिए, उसके माध्यम से कई सूचनाएं मिली हैं। आप सूचना दें, संबंधित थाने में दें, थाना कार्रवाई न करे, क्राइम ब्रांच को दें, और भी बहुत सारी एजेंसियां दें। पर मेरी अपील ये है सब जनता से कि नशे को रोकने के लिए अपने सारे जतन, सारे प्रयास करें और तत्काल हम देश हित में कदम उठाएं। तो साफ तौर पर शैलेंद्र जी ने बताया कि क्राइम, साइबर क्राइम और नशा ये बड़े जो सब्जेक्ट हैं, इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं परिवार को आगे आना पड़ेगा। पुलिस तो अपना काम बखूबी कर रही है। शैलेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब नशा, क्राइम और साइबर क्राइम को रोकना हो तो परिजनों को अपना विशेष योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो जब अपनी उम्र में आगे बढ़ता है तो वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताता है स्कूल कॉलेज की अपेक्षा। तो टीचरों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जवाबदारी है वो परिजनों की है। वो अगर सही से जवाबदारी अपना निर्वहन करेंगे और उनको समझेंगे और उनसे दोस्ती का संबंध अगर आप बढ़ाएंगे तो हर चीज़ उन तक पहुँचेगी और वो हर चीज़ आप तक पहुँचाएंगे। तो साफ तौर पर इन चीज़ों को रोका जा सकेगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।